इस टाइम पे जब पूरे रीजन में लोग सदका जरिया कर रहे थे, यानी कि प्रॉपर्टीज को प्राइवेट यूज से रोक के अल्लाह के नाम कर रहे थे, तो नॉर्मल बातचीत में कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस लैंड को वक्फ कर दिया गया है। शाही अल बुखारी की हदीस 2737 में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस जमीन को रोक दो और इसका फायदा लोगों के लिए रखो। तो ये जो रोक दो वर्ड है, कुछ लोगों ने इसको ही वक्फ कर दो से जोड़ा। तो इसके बाद आने वाले 20 से 25 साल तक पूरा ये जो रीजन था मिडिल ईस्ट का, यहाँ पे सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूस चैरिटी जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ट्रेडिशन की तरह यूज हो रही थी। अब ये चैरिटी तो हो रही थी, लेकिन इसमें मिसमैनेजमेंट बहुत था, कोई एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि पर्शियन, इजिप्शियन और जूस जो थे, उनके यहाँ पे जो चैरिटी हो रही थी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही थी। उनके पास एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था जिसमें वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चैरिटी कर रहे थे। जैसे पर्शिया के अंदर लोग अपनी रिसोर्सेज और जमीन को एक सिस्टमैटिक तरीके से होली फायर टेम्पल के ऑपरेशंस के लिए डोनेट कर रहे थे। वहीं इस्लाम के अंदर जो चैरिटी हो रही थी उसका कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है कि करीब 20 से 25 साल बाद, यानी कि ईयर 661 AD में पूरे रीजन में उम्मयाद डायनेस्टी जो थी वो स्टैब्लिश हो जाती है, जिसकी वजह से इस्लामिक एम्पायर जो था वो बहुत ही पावरफुल होता है इस रीजन के अंदर। और इस टाइम के कैलिफ मुआविया अबी सुफियान जो थे, उनकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था कि कैसे भी करके इस अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्टिन्यूस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ताकि सदका जरिया जो है उसको लेके मुस्लिम्स के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उस टाइम पे क्या था कि पर्शियन, इजिप्शियन का जो चैरिटी का ऑलरेडी मॉडल चल रहा था, उसी को बेस बना के एक मिलता जुलता सिस्टम डेवलप किया। और इस टाइम तक वक्फ जो वर्ड था वो भी फेमस हो चुका था, तो इस पूरे सिस्टम को नाम दिया इन्होंने वक्फ सिस्टम। और इस वक्फ सिस्टम को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया था, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन आगे चल के ये चीज चेंज होगी। तो ये जो पूरा वक्फ सिस्टम था इसको कैलिफ अबी सुफियान ने डेवलप किया, और कुछ ही टाइम बाद अबू सुफियान जो थे वो जब आए तो उन्होंने इस बनाए हुए वक्फ सिस्टम के लॉ को डिफाइन किया, जो हर एक मुस्लिम जब वो चैरिटी करेगा तो उसको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पूरे रीजन के अंदर उस टाइम तक जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ हुई थी उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब सारे रिकॉर्ड बन गए तो उन्होंने हर रीजन में वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उनको मुतवल्लीज भी बोला जाता है, उनको अपॉइंट किया। इनफैक्ट आज की डेट में भी इंडिया के अंदर आप देखोगे तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है उनको मुतवल्ली ही मैनेज करते हैं, अभी आएगा आगे। तो रीजन के अंदर मुतवल्ली जो थे वो अपने एरिया के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उसको मेंटेन करने लगे, उसका रिकॉर्ड बनाने लगे, और जो इनकम जनरेट होती थी उसका भी रिकॉर्ड बनाने लगे। हर एक छोटी से छोटी डिटेल, जैसे किस काम के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की गई है, उसका पर्पस क्या है, हर एक चीज का रिकॉर्ड बनने लगा। अब मुतवल्ली मैनेज तो कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक केयर टेकर था। वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू था उसमें से वो एक भी रुपया ले नहीं सकता था। इसके बाद इन्होंने वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई, जिसमें ये सब था कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है उसका मालिक कौन है, किस पर्पस के लिए डोनेट की गई है, करंट स्टेटस क्या है, हर एक चीज वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री में मेंटेन होने लगी। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिया गया, और जो इसके लॉ थे वो भी क्लियर